बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के सिलसिले में हमने दो मेथड्स को पढ़ लिया था कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार के मुताबिक उनकी फैक्टराइजेशन मालूम कर सकते हैं, यानी उनको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। उनमें हमने पहला तरीक़ाकार पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड्स, कॉमन फैक्टर्स। कि कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी अगर अलजब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम बाहर ले लेते हैं कॉमन के तौर पर, और इस तरह हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं जो कि उस अलजब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो जाती है। लेकिन इसमें हमने ये बात नोटिस की थी कि जो हमारे पास जितने भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनकी सारी टर्म्स में वो कॉमन फैक्टर मौजूद होना चाहिए। अगर एक भी टर्म में वो कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है तो फिर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स के ज़रिए फैक्टराइजेशन का मेथड है ये काम नहीं करेगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब किसी भी टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं होता तो फिर हम एक और मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम हमने कहा था कि इसको हम रीग्रुपिंग कहते हैं। यानी हमारे पास फ़र्ज़ करें कि अगर चार टर्म्स हैं तो हम उनके दो दो के जोड़े, दो दो के ग्रुप्स बना लेते हैं, और बाज़ औक़ात उन ग्रुप्स को बनाते हुए हम उनकी जगह भी चेंज कर लेते हैं, यानी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और इस तरह उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मालूम कर लेते हैं, और यूँ फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। आज हम उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशन का एक और बड़ा मज़ेदार सा मेथड है मिडल टर्म ब्रेकिंग का। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग का मेथड ये जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये होता क्या है, कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगा हमने उसके अंदर मौजूद जो मिडल टर्म है यानी दरमियान वाली टर्म है उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है, यानी उसको दो हिस्से बनाने हैं उसके। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि मिडल टर्म ब्रेकिंग की लिमिटेशन क्या है, यानी ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। क्या ये सारे अलजब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल है? तो जी नहीं, ये सारे के सारे अलजब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर। अब ये समझने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक से मुराद ऐसे अलजब्रिक एक्सप्रेशन के जिनकी मैक्सिमम पावर 2 हो उनको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब मैक्सिमम पावर 2 हो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनकी मैक्सिमम पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा अलजब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजबरी जुमला कि जिसकी डिग्री 2 होगी हम उसको कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मसलन मिसाल से चीज़ों को समझ लेते हैं। 2x² + xy - 3। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं और इनकी जो डिग्री होगी, डिग्री से क्या मुराद है कि जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इनमें मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री 2 है। जब इसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। कुछ और भी हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं अपने समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। x² + y² + z²। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो भी 2 है, y की भी 2 है, z की भी 2 है, तो मैक्सिमम पावर मतलब 2 ही है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। आगे हम मज़ीद अगर चलें तो हम कह सकते हैं कि y² - x + 4z। यहाँ पर भी y की पावर चूँकि मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, और वो 2 है, तो इस तरह ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। तो जब हमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की समझ आ गई कि ऐसा अलजब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये जो हम मिडल टर्म ब्रेकिंग का जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अलजब्रिक एक्सप्रेशन में भी क्वाड्रेटिक अलजब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हम मिसालों के साथ समझ लेते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। मसलन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। x²
-2x + 1। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मिडल टर्म ब्रेकिंग से क्या मुराद है कि हमने कौन सी टर्म तोड़नी है, दरमियान वाली, यानी -2x। ये बात याद रखी जाए कि ये अलजबरे में भी और इंटीजर्स में भी हमने जो अलामतें हैं, जो साइंस हैं, यानी जो हमारे पास कोफिशिएंट या जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं या जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, उनके साथ जो अलामतें लिखी होती हैं प्लस माइनस की, उनको कंसीडर करना होता है। इसीलिए मैंने बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर -2x को रखा है, यानी हमने तोड़ना है तो -2x को तोड़ना है। अब तोड़ना तो -2x को है, लेकिन हमें जो पहली और तीसरी टर्म है इनको भी हमने मद्देनजर रखना है, इनको भी कंसीडर करना है। अब यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को कंसीडर करना है। यही समझ लें कि यहां पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं ही नहीं, यानी वेरिएबल्स को हम एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं कि हमारे पास यहां पर वेरिएबल्स हैं। फिर क्या सूरत हाल हो जाएगी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास है x² - 2x + 1। अब हम इसको बगैर वेरिएबल के समझ लेते हैं। हमें चूंकि पता है कि x के पीछे कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो पहली टर्म है वो है 1, हमारे पास जो दूसरी है वो है -2 और जो हमारे पास तीसरी है वो है +1। ये हम x को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, चूँकि x की ज़रूरत नहीं है इसलिए इसको काट देते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये जो -2 है इसको हमने इस तरह तोड़ना है कि उसका जवाब क्या आए। ये जो पहली टर्म है वो भी 1 है, तीसरी टर्म है वो भी 1 है, तो पहली और तीसरी टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें, चूँकि दोनों पॉजिटिव में हैं, +1 मल्टीप्लाइड बाय +1 तो जवाब आता है +1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारे पास आया +1 और दरमियान वाली टर्म है हमारे पास -2। अब यहाँ पर बहुत अहम बात है कि हमने इस -2 को इस तरह तोड़ना है, इस तरह ब्रेक करना है कि अगर उसको प्लस करें तो जवाब आए -2 और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो जवाब आए हमारे पास +1। अब वो कौन कौन से हमारे पास नंबर हो सकते हैं, मसलन हम मिसाल कह सकते हैं कि अगर हम +1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है +1, लेकिन फिर हमने इनको अगर प्लस करना है तो +1 को अगर हम प्लस करें +1 के साथ तो ये तो जवाब आता है +2, जबकि हमें तो चाहिए -2। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला तरीक़ाकार फेल हो गया, ये वाला तरीक़ाकार कामयाब नहीं होगा। यानी हमने ये काम करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करते हुए जवाब आए +1 और प्लस करते हुए हमारे पास जवाब आए -2। तो उसका एक ही तरीक़ाकार है, वो दो तरह के नंबर हैं। यानी अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और 1 1 इज़ 1, और अगर इसी -1 को अगर हम प्लस करें -1 में, तो हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि जब दोनों रकमें माइनस की होती हैं तो अलामत माइनस की लगाते हैं और हम जो अमल है, जो ऑपरेशन है वो प्लस का करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी जो दोनों शर्तें थी, यानी मल्टीप्लाई करें तो जवाब आए +1 और प्लस करें तो हमारे पास जवाब आए -2, तो वो हमारी शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। यानी हमने -2 को इस तरह तोड़ा कि एक रकम हमने बना दी -1 और हमने दूसरी रकम भी बना दी -1। अब हम दोबारा अपने सवाल की तरफ आते हैं। जब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमने तोड़ना कैसे है, यानी हमारे पास जो सवाल था वो ये था कि x² - 2x + 1, हमने -2 को तोड़ना था तो हमने क्या तोड़ा, x²। अब हमने -2 को किस तरह तोड़ा है, यानी -1 और -1 में, तो हम लिख देंगे कि -1x और फिर दूसरी टर्म भी हमने जो चूँकि हमने -1 की थी, तो अब ये जो तीसरी टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो -2 था उसको हमने इन दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया है, यानी -2 को -1 और -1। अब ऊपर भी वेरिएबल था, नीचे भी हर एक टर्म के साथ हमने वेरिएबल लगा दिया। अब इसको हम दुरुस्त तरीके के साथ लिख लेते हैं, x², चूँकि -1x हम आमतौर पर नहीं लिखते होते बल्कि -x ही लिखते हैं, आगे भी -x और +1। अब ये हमारे पास आ गई हैं नंबर ऑफ टर्म्स 4।
इससे पहले हम जो रीग्रुपिंग का मेथड पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर रीग्रुपिंग का मेथड इस्तेमाल होगा। यानी पहली दो टर्म्स में से हमने एक नंबर को कॉमन लेना है और -x + 1x यानी दूसरी वाली है उसमें से हमने एक कॉमन लेना है। ले लेते हैं x² -x में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। x² में से एक x को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर रह गया x, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये x चूँकि 1x था तो x जब कॉमन हो गया तो पीछे हमारे पास अंदर बच गया 1। अब यहाँ पर ये जो अलामत होती है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं माइनस। अब हमने क्या कॉमन लेना है, अब देखें बज़ाहिर तो हमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, क्यों कि ये x है, ये 1 है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के अंदर बज़ाहिर कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जो x है इसका कोफिशिएंट 1 मौजूद है इसके पीछे, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पर -1x मौजूद है, वो 1 हम कोफिशिएंट के तौर पर लिखते नहीं होते। अब जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो मतलब ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 हमने कॉमन लेना है, कोई ना कोई हमने नंबर या जो वेरिएबल है वो कॉमन लेना है। तो हमने -1 कॉमन ले लिया, जब यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया x। अब हमने ये कहा था कि जब अलामत बाहर माइनस की होती है तो वो अंदर वाली अलामत चेंज कर देती है, तो ये वाली माइनस इस प्लस को माइनस बना देगी। अब ये जो 1 है जब ये बाहर कॉमन आ गया फिर भी अंदर 1 बाकी बच गया। कैसे बच गया, क्योंकि हम अगर 1 को अगर हम लिख लें कि 1 × 1 तो हमारे पास प्रोडक्ट फिर भी 1 ही आता है, तो इसमें से एक 1 हमने कॉमन ले लिया और ये जो 1 है ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने पहले भी बात कर ली है कि जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि कॉमन लेने के बाद यहाँ पर किसी भी जगह पर 0 बाकी बच जाए, बल्कि कम अज़ कम वहाँ पर नंबर यानी 1 नंबर बाकी बच जाता है अगर कुछ और ना बचे तो। और फिर हमने रीग्रुपिंग के मेथड में ये भी सीखा था कि हमारे पास जो ये दो तरह के सिनेरियोज बन जाते हैं। एक ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, ये जैसे हमारे केस में x-1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x-1 है, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही होती हैं ये बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा सवाल ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, तो इसका मतलब कि हमारा सवाल ठीक है। तो इन दोनों में से हमने एक ले लिया x-1, और दूसरा कौन सा ग्रुप बनता है, दूसरा ग्रुप हमारे पास वो बनता है जो कि ब्रैकेट्स के बाहर होता है, यानी जैसे ये x हो गया और दूसरा यहाँ पर ये -1। तो अब हमारे पास ये सूरत हाल बन गई है कि हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स आ गए हैं, x-1 इंटू x-1, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन आएगा कि जिसकी हमने फैक्टराइजेशन की है, यानी ये वाला जवाब। तो इस तरह हमारे पास जो x² - 2x + 1 था, इसको जब हमने फैक्टराइजेशन की मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए तो हमारे पास जवाब आ गया x-1 इंटू x-1, जो कि हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग के मेथड के ज़रिए की है। हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मसलन हमारे पास एक एग्जांपल है x² + 4 - 5x। अब यहाँ पर हमने देखना है, सबसे पहले ये बात देखनी है कि ये चूँकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये तरतीब में नहीं है। अब तरतीब में नहीं है इसका क्या मतलब है, तरतीब में नहीं है से मुराद ये है कि हमारे पास जो x वाली रकम होती है, यानी जो ऐसी रकम के जिसकी पावर 1 होती है, वो हमेशा दरमियान में ही होनी चाहिए। यानी इसकी सूरत हाल क्या बनेगी कि सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो डिग्री 2 है वो होनी चाहिए, उसके बाद डिग्री 1 होनी चाहिए, और आखिर में हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसकी दुरुस्त तरतीब ये है कि सबसे पहले बड़ी डिग्री, फिर उसके बाद छोटी डिग्री और उसके बाद कांस्टेंट। तो सबसे पहले ये है कि हमने इसको तरतीब में लिखना होता है, जो कि अभी हमने तरतीब में लिख ली है। अब जब तरतीब में लिख लिया है उसके बाद क्या काम करना पड़ेगा, हमने इसके कांस्टेंट्स को देखना है या नंबर्स को देखना है। चूँकि ये 1 लिखा हुआ है 1x² तो इसको हम 1 ले लेते हैं। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो -5 है और हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है +4। अब हमारे पास ये सूरत हाल बन गई है। अब पहली और तीसरी को हमने चूँकि मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब हम पहली को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है, ये चूँकि +1 है मल्टीप्लाइड बाय +4 = +4। दरमियान वाली टर्म है हमारे पास -5।
अब हमने ये काम करना है कि हमारे पास ये जो दरम्यान वाली टर्म है जो कि है -5, इसको इस तरह दो हिस्सों में तकसीम करना है। इसको ही -5 को ही इस तरह दो हिस्सों में तकसीम करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब आए +4 और अगर इसको प्लस करें तो जवाब आए -5। यानी दो ऐसे नंबर्स, दो ऐसे इंटीजर्स हमें चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब आए हमारे पास +4 और अगर उनको प्लस करें तो हमारे पास जवाब आए -5। और वो दो हमारे पास नंबर्स कौन से हो सकते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर हो सकता है -4 और दूसरा नंबर हो सकता है हमारे पास -1। यानी ये हमारे पास दो नंबर हैं, -4 और -1। मिसाल ले लेते हैं कि अगर -4 को -1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 1 4 इज़ 4, ये मल्टीप्लाई हो गया, हमारी ये शर्त पूरी होगी, पहली वाली शर्त। अब इनको प्लस भी करना है, -4 प्लस -1। हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन अलामत हमारे पास माइनस लगती है, तो हमारे पास जवाब आ गया -5 और वो हमारे पास ये दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने -5 को इन दो अज्जा में, इन दो कंपोनेंट्स में, इन दो नंबर्स में तोड़ दिया है। यानी -5 हमने बराबर कर लिया है एक -4 और एक कर लिया हमने -1। अब हम दोबारा लिख लेते हैं कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो क्या था। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था x² - 5x + 4। हमने चूंकि मिडिल टर्म को ब्रेक किया है और मिडिल टर्म को भी किस तरह ब्रेक किया है, -4 और -1। अब हम उनको एज इट इज लिख देते हैं, x² - 5x को हमने ब्रेक किया है तो एक हम लिख लेंगे -4x और एक लिख देंगे हम -1x। अब ये +4 एज इट इज हमने लिख लिया है। यहां पर देखेंगे हमने -5 को इन दो कंपोनेंट्स में चेंज कर लिया है, यानी -5 की जगह हमने -4x - 1x लिख दिया है। अब हमने क्या करना है कि उसी तरह ग्रुपिंग कर लेनी है, यानी जो पहले हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं, उनको अलग ग्रुप में कर लेना है और जो दूसरी हमारे पास दो हैं उनको हमने अलग ग्रुप में कर लेना है। और जो रीग्रुपिंग का मेथड था कि वहाँ कॉमन ले लेना है इनमें से। अब हमारे पास है x² - 4x, ये एक हो गया, और -1x + 4 ये हमारे पास दूसरा ग्रुप बन गया। तो पहले में से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या कॉमन आता है, यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, तो x कॉमन ले लेते हैं। x² में से x कॉमन ले लिया तो x बच गया, -4x में से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास 4 बच गया। अब ये जो माइनस है इसको यहाँ पर ले आते हैं। अब 1x है इधर और इधर 4 है, बाज़ाहिर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन चूंकि हम 4 को भी 4 × 1 लिख सकते हैं, यानी ज़ाहिर है 1 इज़ 4 ही होता है। तो इस तरह यहाँ पर भी 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 1 मौजूद है, तो हमने 1 को कॉमन ले लिया। -1x में से -1 कॉमन तो x बच गया। अब ये जो माइनस है ये यहाँ पर अलामत चेंज कर देगा, प्लस को हो गया माइनस, और 4 × 1 में से 1 कॉमन तो पीछे बच गया हमारे पास 4। अब हमने ये भी देखा था कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रकम होती है वो एक जैसी होनी चाहिए, तो x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, इन दोनों में से एक हमने ले लिया और दूसरा फैक्टर वो ले लिया जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी x - 1।